Today we are discussing the aggravated agrarian crisis, and which is further aggravated by the passing of 3 anti-farmers ordinances. This will be discussed here. I am here. I'll introduce the subject, and here our comrade AIK's President, Comrade Ashok Dawale is there. Joint Secretary, Comrade Biju Krishnan is there, and Comrade Vikas Raval, our Central Council, Kisan Council member. They are in this discussion. You know, now it is very, very serious situation at origin because of the anti-farmers policy pursued and implemented by Narendra Modi-led NDA government. Since this government came to power, they started attacking the farmers. We can remind that in 2014, after coming to power, Narendra Modi started his attack against the farmers. And they brought an ordinance changing the Land Acquisition Act 2013. And they tried to take away all the rights given to the farmers regarding rights on land, rights on the assessment, procedure of sale and the price, and if it is not used, how it will be given back to the farmers. There are certain good provisions there. Narendra Modi came and immediately he tried to kill that act by ordinance and took away all the rights given to the farmers by that act. And after that, all over the country, huge upsurge of the farmers was there against the Modi government. Against first Modi government, the democratic movement and people's movement was started with the Kisan. And in the second stage of this government, they happened the same thing. After coming to power, he started new attack against the farmers. And farmers are rising against the all over the country. ये बहुत ही एक उल्लेखनीय विषय है कि नरेंद्र मोदी सरकार दूसरे बार आते ही जो हमारा देश में खेती का संकट गहरा रहा था, इस संकट के सामने फिर कोरोना वायरस के वजह से जब और भी परेशान था लॉकडाउन के कारण, ऐसा समय में अचानक क्या जरूरत था ये ऑर्डिनेंस लाने की, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को बदलना, एपीएमसी एक्ट को बदलना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो शुरू करवाना। तो पार्लियामेंट नॉर्मली पार्लियामेंट जब बंद रहता है और खूब अर्जेंट कोई विषय आ जाता है तो ऑर्डिनेंस का जरूरत है। और क्या अर्जेंसी था जब पूरा देश कोरोना में भोग रहा है, मर रहा है, अचानक मिडनाइट में अंधेरे में ये ऑर्डिनेंस लाने का जरूरत है। ये जरूरत किसान के लिए नहीं, देशवासियों के लिए नहीं, मगर एक कॉर्पोरेट के लिए जरूरत है। हमारा देश में नरेंद्र मोदी सरकार आती तो कॉर्पोरेट ट्रस्ट नीति इसी खेती में भी लागू करने लगा। बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF के निर्देश से जो नया उदारवादी नीति हमारा देश में लागू हुआ है, उस नीति के चलते ये है कि खेती को, किसान आधारित खेती को कॉर्पोरेट कंपनी आधारित खेती में बदलना। हमारा देश में हजारों साल से किसान खेती करता है, उसी से उसका जीवन है, जिंदगी है।
वो हमारा अन्नदाता है, वो उत्पादन करते हैं देश के लोग को और हमारा देशवासियों को खाना जुगाते हैं। और आज क्या हुआ, वो अन्नदाता का पेट पर लात मारा नरेंद्र मोदी का नीति। नरेंद्र मोदी सरकार ने ये जो ऑर्डिनेंस लाया, कोरोना में पीड़ित इंसान जब बहुत कठिन स्थिति से गुजर रहा था, अचानक ये ऑर्डिनेंस आया है। एक ऑर्डिनेंस में क्या, ये ऑर्डिनेंस के अंदर एक आया हमारा जो आवश्यकीय पन्नो वस्तु का जो कानून था, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, वो बहुत जरूरी कानून था, उसको बदल दिया। नया कुछ उसमें जितना सुविधा था सब खत्म कर दिया। किसान और उपभोक्ता दोनों को मारने का साजिश है, सिर्फ मालिक को दलाली करने के लिए ये कानून है लाया है। उसके बाद वो एपीएमसी एक्ट था, जो एक्ट उसमें थोड़ा सा एमएसपी का सुविधा था, सब बोलेगा हमारा अगले वक्ताओं ने, मगर उसको खत्म करने का कोशिश किया, वो भी एक साजिश है। और अभी किसान को अपना जमीन में गुलाम बनाने का जो साजिश है, बड़े बड़े लोग जमीन हड़प लेंगे, उस जमीन में किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना पड़ेगा, अपना जमीन में गुलाम बन जाएगा। ये जो परिस्थिति पैदा की, ये 3 कानून के वजह से आज हमारा देश का खेती खतरे में पड़ा है और इसके खिलाफ आज पूरे देश के किसान आगे उभर के आया है। क्योंकि मालूम है किसान, नरेंद्र मोदी जो भी किसान के साथ किया, शुरू से गद्दारी किया, एक भी वादा पूरा नहीं किया। सत्ता में आने के पहले वादा किया था, जो उसको मूल जो समस्याएं हैं, हम किसान सभा, ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति पिछले सालों से हम लड़ाई कर रहा था कि 4 लाख किसान खुदकुशी किया। इसके कारण है, 2 मुख्य कारण है, एक उसको फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है और दूसरे है कर्जा का बोझ। ये चर्चा हुआ था। और किसान का जो फसल का दाम क्या होगा, सही दाम, ये एक किसी कमीशन बनाया था, बड़ा पंडित स्वामीनाथन जी, वो रिकमेंडेशन दिया था, किसान को फसल का खर्चा जो है उसका फसल का 1.5 गुना दाम देने से ही किसान बच सकता, और उसी दाम पे उसको फसल को सरकार को प्रोक्योरमेंट करना है, खरीदना है, तब किसान बचेगा। और दूसरा है उसका जो कर्जा का बोझ है, एक टाइम को प्राइवेट कर्जा हो, बैंक हो, कोऑपरेटिव हो, एक बार उसको पूरा उसको मौकूफ करना। ये जो 2 स्वामीनाथन कमीशन का सुपारिश में था, अब उसी के आधार पर किसान आंदोलन शुरू हुआ था। नरेंद्र मोदी ये दोनों बातों में वादा किया था, इलेक्शन के पहले पब्लिक मीटिंग में, उसका चुनावी इश्तेहार में, ये सारे बात उसमें लिखा था कि हम सत्ता में आएंगे, कांग्रेस नहीं किया हम इसको लागू करेंगे। किसान उस पर भरोसा किया था शायद करे, और सत्ता में आती ये कानून, ये सुविधा देना तो दूर के बात है, उल्टा उसका जमीन छीनने के लिए भूमि अधिग्रहण ऑर्डिनेंस लाया था। जो ऑर्डिनेंस के खिलाफ पूरा देश में किसान ने बगावत किया, लड़ाई किया, इतना लड़ाई कि आखिर में नरेंद्र मोदी पीछे हटने के लिए मजबूर हुआ, उसको पारित कर नहीं पाया। अभी भी पड़ा है, पारित नहीं हुआ। पार्लियामेंट कमेटी के पास गया था उसका समिति का विचार करने के लिए, समिति का रिपोर्ट अब तक बाहर नहीं आया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी उसको पारित कर नहीं पाया, उसको मेजोरिटी नहीं राज्यसभा में नहीं था। अगर रख दिया, कोई मौका आएगा तो शायद उसको लागू करेंगे। मगर इस बीच में ये आ गया, ये 3 अध्यादेश आ गया जो कि पार्लियामेंट में कानून में बदल दिया गया है। 14 जो पार्लियामेंट खुला है आपको, एक तो पार्लियामेंट कोरोना के समय पार्लियामेंट पहले ही खोलना चाहिए था। कोरोना में लोग का जो दुर्दशा है, करोड़ों परिযায়ী श्रमिक जो बेरोजगार हो गया, गांव में बेरोजगारी 45 साल में भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गया। मनरेगा का काम नहीं मिल रहा है, ग्रामीण बेरोजगार, खेत मजदूर, उसको काम नहीं मिल रहा है। ऐसा परिस्थिति में जब उसको ज्यादा से ज्यादा किसान, ग्रामीण, गरीब, इसको मदद करना चाहिए, वो सामने सरकार वो रास्ता में नहीं गया और वो अचानक लॉकडाउन कर दिया। और अचानक लॉकडाउन का नतीजा क्या हुआ आज हमारा सामने है, क्योंकि सारे जो परिযায়ী मजदूर 8 करोड़ से ज्यादा जो मजदूर
वो बाहर काम करने आया था, 4 घंटे का नोटिस में सब बंद हो गया, ट्रेन बस कोई नहीं मिला। एक तरफ कारखाना बंद हो गया लॉकडाउन की वजह से, जहां वो काम करता था उसका रोजगार बंद हो गया, और वापस जाने के लिए परिवहन व्यवस्था बंद हो गया। हजारों लोग, लाखों लोग इस तरह क्या तकलीफ से गुजारा आप सबको मालूम है। लोग पैदल चलने लगा हजार हजार किलोमीटर, रास्ते में 400 से ज्यादा परियायी मजदूर का मौत हो गया। ये परिस्थिति नरेंद्र मोदी सरकार का। एक किसान और ये सब परियायी मजदूर एक किसान का बेटा बेटी है, एक गरीब किसान का परिवार से है। जब गांव में जमीन में काम नहीं होता, गांव में जब बेरोजगारी है, रोजगार नहीं होता, ये गांव छोड़ के चला जाता है शहर में काम करने के लिए। खेती के सीजन में 1 महीने के लिए वापस भी आ जाता है, खेती करके फिर चला जाता है। ये हमारा देश की परंपरा है, और करोड़ों ऐसा परियायी मजदूर को नरेंद्र मोदी का नीति बर्बाद करती है। तो इसलिए ये जो असल में किसान का जो समस्या है, ये किसान इसके लिए जिम्मेदार नहीं। 18 घंटा काम करता है। आप देखो, जब कोरोना में सारे लोग घर के अंदर घुस गया ट्रीटमेंट के लिए डर से, मगर किसान डरा नहीं। इसके बावजूद भी किसान उत्पादन किया, और आज जब हमारा अर्थव्यवस्था खत्म हो गया, इतिहास में 74 साल के इतिहास में हमारा जीडीपी सबसे नीचे चला गया, 24% माइनस हो गया। ऐसा जो आर्थिक परिस्थिति मोदी का नीति से कारण बिगड़ गया, पहले वो नोटबंदी किया, उसके बाद जीएसटी किया, और उसके बाद ये जो लॉकडाउन, एक के बाद एक हमला की वजह से हमारा अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गया, खत्म हो गया। ऐसा परिस्थिति में जब देश को बचाना चाहिए था, नरेंद्र मोदी ये रास्ता नहीं लिया। तो इसलिए इसके खिलाफ आज आवाज उठ रहा है। पूरे देश में गरीब लोग देख रहे हैं नरेंद्र मोदी गरीब विरोधी, और हमारा किसान का तकलीफ के कारण है कृषि नीति। क्योंकि हिंदुस्तान में आजादी का बाद कृषि नीति जो तय हुआ था, वो कृषि को सेंटर में रखने नीति तैयार होता है। स्वाभाविक भावे उसमें मुनाफा, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, प्राइस वो सब होता है। हम बोलते हैं किसान को सेंटर में रख के नीति तैयार करो, तब वो नीति सही होगा। किसान सेंटर में रहेगा, किसान केंद्रित नीति होगा, तो किसान का भलाई, उसके साथ साथ उत्पादन, उसके साथ दाम, उसके साथ साथ उसका परिवार का काम, खाना, फूड सिक्योरिटी सब आएगा। और ये कर रहा है क्या, किसी को सेंटर में रखे नीति तैयार करे। इसमें कोई जगह में किसान के कोई जगह नहीं है। और मरे, पैसा मिले, दाम ना मिले, कुछ नहीं है। एक गलत तरीका से नीति तैयार होता है। नीति तैयार होता है तो किसी को सामने केंद्र में रखे, ये पूंजीवादी दृष्टिकोण है। हम इसके खिलाफ है। हम चाहते हैं किसान को केंद्र में रख के जब तक नीति तैयार नहीं होगा, किसान का समस्या हल नहीं हो सकता। यही परिस्थिति में हम लोग किसान संगठन, किसान सभा या केसीसी हम लड़ रहा था। और इस परिस्थिति में जब ये 3 कानून ला गया, आज किसान ऑलरेडी जो बहुत बुरे हालत में पहुंच गया था, और लॉकडाउन के वजह से और भी प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि उसका फसल उस समय उठना था, वो फसल पूरा हो गया था, घर में लाना था, मगर वो बाहर जा नहीं पा रहा था। उसका पास ट्रांसपोर्ट नहीं था। मजदूर सब लॉकडाउन में दूरे दूरे अटक गया था। ट्रैक्टर का ड्राइवर पंजाब हरियाणा में था, वो सब लॉकडाउन के अंदर जा नहीं पा रहा था। ट्रैक्टर नहीं चल रहा है, मजदूर नहीं है, कहां से फसल उठाएगा। मगर सरकार इस फसल उठाने में भी कोई मदद नहीं किया। जितना फसल उठा था उसको मंडी ले जाने के लिए कोई परिवहन नहीं था। तो इस तरह इसलिए हर साल में जितना भी प्रोक्योरमेंट होता था, उससे बहुत ही कम प्रोक्योरमेंट हुआ, और किसान का इनकम घट गया, ज्यादा उत्पादन हुआ। आज अर्थव्यवस्था बोल रहा है, जब हर फ्रंट में हमारा देश फेल हो गया, उद्योग हो, नौकरी हो, सर्विस हो, हर मुद्दे में सरकार फेल हो गया, मगर खेती में थोड़ा विकास हुआ। तो किसान इतना खतरे में रहते हुए भी विकास को काम किया, और उसी किसान को मदद करने की जगह उसके साथ गद्दारी किया जा रहा है। ये क्या नीति है? ये किसान विरोधी जो नीति है, इसके खिलाफ हमारा किसान सभा लड़ाई कर रहा है। ये केसीसी, इसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। और 3 जो कानून था, ऑर्डिनेंस था, कानून में बदल दिया, पार्लियामेंट में जबरदस्ती, लोकसभा में बुलडोज करके मेजोरिटी के जोर में पास कर लिया, राज्यसभा में गुंडागर्दी किया।
मार्शल लेके आया, एमपी को मारा पीटा, उसको घेर के रख दिया कैदी के तरह, और वोटिंग करने नहीं दिया। पार्लियामेंट में कोई सवाल में वोट करना एमपी का हक होता है, और उसके वोट रजिस्टर करने में मालूम होता है कौन एमपी कौन साइड में है, सरकार का पक्ष में है क्या किसान का पक्ष में है। 3 कानून के लिए हमारा एमपी कॉमरेड के रागेश ने बहुत कामयाबी के साथ इस सवाल को उठाया, मजबूती के साथ उठाया, और मांग किया था इसके ऊपर चर्चा पूरा होना चाहिए और इसके बाद इसका वोटिंग होना चाहिए। मगर लोकसभा में मेजोरिटी था, राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं था, उसको मालूम था राज्यसभा में पारित नहीं होगा, इसलिए डेप्यूटी चेयरमैन जो सभापति था उसके साथ साठगांठ करके वोटिंग नहीं करने दिया। वोटिंग जो किया, मांग किया, उसको दबा दिया। मार्शल ला के सारे एमपी को उठा के मारा, एमपी गिर गया, जख्म हुआ। इस परिस्थिति में जबरदस्ती हल्ला के बीच में पारित कर लिया धनी वोट में। कौन? क्योंकि बहुत सारे राज्यसभा में, लोकसभा के बाद जितना उसको मेजोरिटी आया था, राज्यसभा में बहुत सारे पार्टी इसके खिलाफ भाषण दिया था। तो मोदी को मालूम था राज्यसभा में ऑलरेडी उसका मेजोरिटी नहीं है, और उसके साथ रहने वाला पार्टी शिवसेना, एडीएमके, एसएस पार्टी जब उसके खिलाफ भाषण दिया तो उसका डर हो गया ये लोग भी इसके खिलाफ वोट देगा तो किसी हालत में ये बिल पास हो नहीं हो सकता। इसीलिए वो अभी सभापति के साथ साठगांठ करके इसको कानून को बर्बाद करने का काम किया, इसको उखाड़ने फेंकने का काम किया, जबरदस्ती पारित कर दिया, बुलडोजर चला के पारित किया। जो एमपी विरोध किया था, इस सवाल उठाया था, 8 एमपी को, रागेश, करीम सहो 8 एमपी को अगले सेशन के बाकी दिन के लिए निलंबित कर दिया, उसको बाहर कर दिया। ये है मोदी का जनतंत्र, ये है उसके संविधान के प्रति मर्यादा। इसलिए ये सरकार की जो नीति है, ये इसके खिलाफ आज किसान लड़ रहा है, या केसीसी इसके लड़ रहा है। इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। हम बोला था पहले, हम प्रतिवाद कर रहा था कि जनवादी सरकार प्रतिवाद सुनता है, और ये आधा फैसीवादी सरकार, सामंती और क्या बोलता है तानाशाही सरकार, ये जनता के बाद कोई परवाह नहीं करता। हम महीनों से इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है, सरकार किसी से बात नहीं किया, किसान से नहीं, संगठन से नहीं, अपना मर्जी से एक काला कानून लाया। ऐसे चल सकता? इसलिए हम कहा था ये कानून काला कानून है, इसको हम पारित होने नहीं देंगे। हम डिमांड किया था एक कानून को वापस लो, ऑर्डिनेंस को, और जबरदस्ती जब पास हो गया तो हमारा स्लोगन भी हम बदला, या किसी स्लोगन बदल दिया। ये एक कानून तो पास हो गया, अभी हम इसको लागू होने नहीं देंगे। पार्लियामेंट का लड़ाई जमीन में ले जाएंगे, जहां लागू करने का कोशिश करेंगे किसान वहां लड़ेंगे, मरेंगे, मगर इसको जमीन में लागू होने नहीं देंगे। ये नया डिटर्मिनेशन के साथ एआईकेसीसी ने कॉल दिया, इसके खिलाफ पूरा देश में आंदोलन करो। वो आंदोलन का माहौल बन गया है। आगामी जो 25 सितंबर, अगले 25 सितंबर में पूरा देश में इसके खिलाफ आंदोलन होगा। आंदोलन क्या होगा? हम बोला प्रोटेस्ट किया था पहले, सुना नहीं, प्रोटेस्ट का जमाना चला गया, अभी रेजिस्टेंस। प्रोटेस्ट तो जनवाद में चलता है, ये तानाशाही में प्रोटेस्ट नहीं चलता है, वहां रोकना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। इसलिए हम स्लोगन दिया रेजिस्टेंस, हम इसको लागू करने देंगे, रेजिस्ट करेंगे। और रेजिस्ट करने के लिए पूरा देश में लड़ाई का रूपरेखा हम बनाया। पंजाब बंद का कॉल दिया, हरियाणा भी चर्चा चल रहा है, हरियाणा बंद का कॉल देंगे, और बाकी पूरा देश में इसको बंद करना है, इसको ठप करना है। सरकार मैसेज है कि तुम्हारा गलत नीति को हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए पूरा देश में तय हुआ है कि लाखों किसान रास्ता में उतरेंगे और नेशनल हाईवे, रेलवे, ये जो शो है इसको चलने नहीं देंगे। वो हमारा जीवन रेखा को रोक दिया, हम उसको भी जीवन रेखा परिवहन को रोकेंगे पूरा देश के लिए। और इसके साथ हड़ताल होगा, इसके साथ इलाका में उसका कानून और मोदी सरकार का पुतला जलाया जाएगा, और साथ साथ ये कानून को खिलाफ जो लड़ाई मैदान में होगा, ये 25 तारीख से एक किसान आंदोलन का नया चैप्टर शुरू। आने वाला दिन में इस आंदोलन को और आगे बढ़ाना कैसे, इसको तैयार किया जाएगा। इसलिए पूरा देश में 25 सितंबर, इसमें हमारा बहुत समर्थन मिला है। राजनीतिक पार्टियों ने हमारा समर्थन दिया है, ट्रेड यूनियन ने हमको पूरा समर्थन दिया है, सीआईटीयू ने दिया था, आज बाकी सारे यूनियन, 8-9 यूनियन
इसको हमको समर्थन किया है, छात्र संगठन हमको समर्थन दिया है, युवा संगठन हमको समर्थन दिया है। तो सारे संगठन जब हमको समर्थन दे रहे हैं, इसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी भी आज समर्थन देना शुरू कर दिए। पॉलिटिकल पार्टी तमिलनाडु में भी वो डीएम के सब पार्टी को मीटिंग बुलाया, शायद वहां समर्थन वहां भी मिलेगा। तो इस तरह सब जगह में एक बहुत बड़ा आंदोलन का तैयारी चल रहा है। हमारा उम्मीद है, हम पूरा देश से बातचीत किया, हमारा एआई केस के सारे साथियों ने बहुत मजबूती के साथ इस सवाल के खिलाफ आवाज उठाएंगे। तैयारी चल रहा है। 25 तारीख हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया इतिहास शुरू होगा। फर्स्ट चैप्टर में मोदी के खिलाफ किसान आंदोलन से जन आंदोलन का शुरुआत हुआ। अभी सेकेंड चैप्टर में मोदी सरकार का एक किसान आंदोलन से आज पहले बार किसानी रास्ता में उतारा, एक लड़ाई में सामने आया है। एक किसान आंदोलन को आगे बढ़ाना है। जनता, मजदूर, किसान, मेहनतकश इस आंदोलन को समर्थन करेगा और एक सहमति से एक पीपुल्स मूवमेंट, एक जनता का आंदोलन आने वाले दिन में विकसित होगा। इसी उम्मीद के साथ हम इस कॉल दिया है, इस लड़ाई को आगे बढ़ाओ, सारे मेहनत का जनता के एकजुट करो, मोदी को गद्दारी के खिलाफ बगावत करो, उसको हटाने के लिए लड़ाई करो ये नीति को। आज इसीलिए हम आज चर्चा कर रहे हैं। आज इस जो 3 विषय है, मैं सिर्फ भूमिका में नीति जो कहा गलत है, नीति में क्या गलती है, नीति में क्या समस्या है, मैं संक्षेप में आपके सामने रखा है। इसी नीति के चलते जो और भी खतरनाक परिस्थिति पैदा करने के लिए, और भी किसान को बर्बाद करने के लिए जो ऑर्डिनेंस लाया है, ये ऑर्डिनेंस हमारा सामने, आपको सामने व्याख्या करेंगे, क्योंकि इसमें जटिलता रहता है। थोड़ा सीधा बात करना चाहिए। ऑर्डिनेंस में क्या है, या क्या नुकसान हो सकता, या किसान का बर्बाद कैसे हो सकता, इसके खिलाफ क्या कैसे हम लड़ाई लड़ सकता, ये सारे बात को एक के बाद एक हमारा जो नेताएं आपके सामने आए वक्तव्य रखेंगे। मैं एक एक करके बोलूंगा। पहले कॉमरेड बोलेंगे विकास रावल, और विकास रावल पहले बोलेंगे जो कानून है, एपीएमसी एक्ट है, जिसमें एमएसपी का सवाल है। एक झूठ प्रचार चल रहा है, एमएसपी तो दे रहे हैं हम, एमएसपी उठे, असल में एमएसपी खत्म कर रहे हैं। तो उसी कानून के जो ऑर्डिनेंस है, पहले कॉमरेड विकास रावल उसको बोलेंगे, उसके बाद एक के बाद बाकी नेता आपके सामने रखेंगे। थैंक यू कॉमरेड। कॉमरेड विकास। हेलो कॉमरेड। कॉमरेड, ये जो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 जो लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरह से पारित किया गया, कॉमरेड हननमोला ने अभी आपको बताया, तो मैं उसके बारे में कुछ मुख्य उसमें क्या समस्याएं हैं जिसके लिए जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगा। कॉमरेड, इसका जो उद्देश्य जो सरकार की तरफ से एक्ट में लिखा गया है, उसमें 2 बिंदु नोट करने वाले हैं। पहला तो ये कि सरकार के हिसाब से इस बिल का उद्देश्य है किसानों को फ्रीडम ऑफ चॉइस देना, उनको कि वो अपना जो उत्पाद है, अपनी जो फसल है, वो कहीं भी बेचने की उनको आज़ादी देना, ये सरकार के हिसाब से इसका उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य वो जो लिखते हैं कि इसके द्वारा रिम्यूनरेटिव प्राइसेस थ्रू कॉम्पिटिटिव ऑल्टरनेटिव ट्रेडिंग चैनल्स, कि जो उनको रिम्यूनरेटिव प्राइस, जिससे उनको अच्छा दाम मिले फसल का, वो फसल का अच्छा दाम देने के लिए कंपटीशन जो है वो की स्थिति पैदा करना, ये सरकार के हिसाब से इसका उद्देश्य है। तो हम चर्चा करेंगे कि क्या ये जो बिल है वो वास्तव में इन उद्देश्यों के लिए लाया गया है, क्या वो वास्तव में किसानों को ये आज़ादी देने के लिए लाया गया है कि वो अपना फसल कहीं भी बेच सके, क्या किसानों को ये आज़ादी पहले नहीं थी, और क्या इससे किसानों की फसल खरीद में कंपटीशन बढ़ेगा या उसमें कंपटीशन कम करने के लिए इस बिल को लाया गया है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा पहले हम ये जो एपीएमसीज हैं, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज, जो रेगुलेटेड मंडी जिसको आम भाषा में कहा जाता है, वो रेगुलेटेड मंडी जो है उनके बारे में थोड़ा सा हमें जान लेना चाहिए। ये मंडियां
मुख्यतः ज्यादातर राज्यों में 1960 और 1970 के दशक में 1960s और 1970s के दशक में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग रेगुलेशन एक्ट के द्वारा जो है स्थापित की गई थी। इनको स्थापित करने का उद्देश्य उस समय पर यह था कि जो किसानों का एक्सप्लॉयटेशन व्यापारियों के द्वारा किया जाता है, महाजनों के द्वारा किया जाता है, जो महाजन किसानों को एडवांस दे करके, उधार दे करके और उनकी फसल को औने पौने दाम पर खरीद लेते हैं, उस तरह की जो प्रचलित तरीके थे उनको खत्म करके किसानों को उचित दाम मुहैया कराना, किसानों को सरकारी खरीद में शामिल होने की फैसिलिटी देना, उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस प्रकार से मिलेगा उसकी जो है स्थिति तैयार करना, और किसानों के लिए जो खरीद बेचने में जो उनका टैक्स लगता है, सेस लगता है, जो हैंडलिंग चार्जेस लगते हैं, वेइंग चार्जेस लगते हैं, उन सबको स्टैंडर्डाइज करना, उन सबको निश्चित करना, जिससे कि किसी भी किसान के लिए धोखा ना हो सके, किसी को ज्यादा खर्चा ना हो और किसानों को अपनी फसल का दाम देने के लिए ऑक्शन के द्वारा जो है उनको उचित दाम का निर्धारण किया जाए। जो खरीदार किसान को सबसे ज्यादा दाम देगा, उसके जो ऑक्शन में बोली लगेगी जब आपके उत्पाद की, तो उसमें जो ज्यादा दाम देगा, और अगर एमएसपी से कम दाम मिलता है तो सरकारी खरीद करने की सुविधा होगी। ये सब सुविधाओं को देने के लिए किसानों के लिए एपीएमसी यार्ड्स का, रेगुलेटेड मंडी यार्ड्स का स्थापना किया गया था, जिससे कि सब किसान अपनी फसलों को एपीएमसी मंडीज में ला सके और वहां पर सभी जो खरीदार हैं सरकारी खरीद को मिला करके वहां पर जो सबसे ज्यादा दाम किसान को देगा वो उसमें वहां पर किसान उसको बेचने की सुविधा किसान को मिले। तो ये जो है एपीएमसी जो मंडियां हैं उनको स्थापित करने का उद्देश्य था। तो इस उद्देश्य में क्या ऐसा है कि किसान को एपीएमसी मंडियों के अलावा अपना उत्पाद बेचने में कोई रोक था, कानूनी रोक था? जो अभी आप कह रहे हैं कि हम किसानों को ये सुविधा दे रहे हैं कि वो अपना फसल जो है वो कहीं भी बेच सकता है, तो क्या पहले ऐसा स्थिति था कि किसान अपना फसल जहां चाहे वो नहीं बेच सकता था? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट एक बहुत अच्छा आंकड़ा मुझे आज देखने को मिला। स्वामीनाथन कमीशन, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, उसकी एक रिकमेंडेशन जिसके ऊपर किसान काफी समय से आंदोलन करते रहे हैं कि एमएसपी का निर्धारण जो है वो फसल के उत्पादन मूल्य का, उत्पादन खर्च का 50% कम से कम उसका ज्यादा होना चाहिए। ये स्वामीनाथन कमीशन की एक रिकमेंडेशन थी। स्वामीनाथन कमीशन की एक और रिकमेंडेशन थी कि हर किसान को अपने से 5 किलोमीटर के अंदर एक रेगुलेटेड मंडी की सुविधा मिलनी चाहिए। अब हर किसान को 5 किलोमीटर के डिस्टेंस से ज्यादा नहीं जाना पड़े, एक रेगुलेटेड मंडी की स्थापना, इतनी मंडियों की स्थापना होनी चाहिए कि हर किसान 5 किलोमीटर में मंडी तक पहुंच सके। अगर आप 5 किलोमीटर की जो रेडियस पर एक सर्कल लगाएंगे तो ये लगभग 80 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आता है कि एक मंडी जो है वो 80 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सर्विस करे। अगर इतनी मंडियां हो देश भर में, जो रेगुलेटेड मंडियां, एपीएमसी मंडियां हैं, वो इतनी हो कि हर 80 स्क्वायर किलोमीटर पर एक मंडी हो। तो अभी लेकिन क्या स्थिति है? 2013 में एक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का एक कमेटी था जिसने एग्रीकल्चरल मार्केट रिफॉर्म्स पर काम किया। उन्होंने ये आंकड़ा दिया कि देश का औसत हर मंडी का जो सर्विस एरिया है वो 450 स्क्वायर किलोमीटर है। तो मंडियां कम है, इतनी मंडियां नहीं है जितनी मंडियों की जरूरत है। स्वामीनाथन कमीशन ने कहा था हर 80 स्क्वायर किलोमीटर के लिए एक मंडी होनी चाहिए, लेकिन आज तक भारत में औसत 450 स्क्वायर किलोमीटर पर एक मंडी है। और इसमें भी राज्यों में बहुत असमानता है।
पंजाब में जहां 115 स्क्वायर किलोमीटर पर एक मंडी है, मेघालय में 11,000 स्क्वायर किलोमीटर पर एक मंडी है। तो अगर आपके पास 450 किलोमीटर के एरिया में एक ही मंडी है, तो सब स्वाभाविक है कि हर किसान जो है मंडी में जाकर के अभी तो बेचने की सुविधा पाता ही नहीं है। तो जितनी मंडियों की आज जरूरत है उतनी मंडियां देश में है नहीं। और स्वामीनाथन कमीशन का एक रिकमेंडेशन ये भी था कि ज्यादा रेगुलेटेड मंडियों की स्थापना की जाए, पर लेकिन ज्यादा रेगुलेटेड मंडियों की स्थापना करना तो दूर रहा, इस सरकार ने इससे एकदम उल्टा कदम उठाया है और अब ये बात किया है कि आप मंडियों में नहीं जाएंगे और आपका जो उत्पादन है वो मंडियों के बाहर बेचा जाएगा। तो ये जो बिल जो कल राज्यसभा में जबरदस्ती पारित किया गया है, उसमें मेरी समझ में 4 मुख्य दिक्कतें जो है, अगर मैं उसको देखूं तो मुझे 4 मुख्य दिक्कतें देखने को मिलती हैं। पहली दिक्कत तो सबसे बड़ी उसमें ये है कि जो एग्रीकल्चरल ट्रेड है, ये इंट्रा स्टेट, जो एक राज्य के अंदर जो ट्रेड, जो बिक्री, फसल की, अनाज की चीजों की बिक्री होती है, ये संविधान के 7वें शेड्यूल में ये राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके ऊपर जो कानून बनाने का अधिकार है वो 7th कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल के अंतर्गत वो राज्य सरकारों के हक में आता है। और इसीलिए आज तक 1960 के दशक से लेकर के एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के जितने भी कानून हैं वो राज्य सरकारों के कानून हैं। पिछले कई सालों से केंद्र सरकार जो है कई तिगड़म लगाती रही है कि किसी न किसी तरह से राज्य सरकारें एपीएमसी को रिफॉर्म करने के लिए जो है कानून लाए। वो पहले अपने से उन्होंने एक मॉडल एक्ट बनाया, वो मॉडल एक्ट को कहते रहे राज्य सरकारों को लागू करने के लिए, पर क्योंकि ये किसानों के हित में नहीं है तो ज्यादातर सरकारों की, वो चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, ज्यादातर सरकारों की हिम्मत नहीं हुई कि वो इन एक्ट्स को रिफॉर्म कर सके। फिर उन्होंने इस साल के शुरू में जनवरी फरवरी में फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है, 15वां फाइनेंस कमीशन जो है, 15th फाइनेंस कमीशन है, उसकी रिकमेंडेशन, उसकी रिपोर्ट में लाया कि अगर राज्यों को अपना जो है फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स का इंसेंटिव ग्रांट्स चाहिए तो उनको एपीएमसी एक्ट्स का रिफॉर्म बिल्स जो है उनको लागू करवाना पड़ेगा। पर लेकिन फिर ऐसा स्थिति आया कि लॉकडाउन के चलते केंद्र सरकार को लगा कि अब ये राज्य सरकारें तो पता नहीं कब करेंगी, क्यों ना हम केंद्र सरकार के जो है तरफ से ही पूरे राष्ट्र भर के लिए जो है इस कानून को लागू कर देते हैं। लेकिन इसमें जो है सीधा सीधा राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन है, राज्य सरकारों का जो कानून बनाने का अधिकार है उसका उल्लंघन है। और न केवल कानून बनाने का उल्लंघन है, जो केंद्र सरकार के द्वारा कानून लाया गया है उसमें राज्य सरकारों के अधिकारों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है। तो राज्य सरकार जो फसल एपीएमसी मंडियों के बाहर इस कानून के अंतर्गत खरीदी बेची जाएगी, उसके ऊपर राज्य सरकार कोई टैक्स नहीं लगा सकती है। उसमें अगर कोई डिस्प्यूट होती है उसके सेटलमेंट में राज्य सरकारों का कोई रोल नहीं है। और इस प्रकार से राज्य सरकारों को पूरी तरह से इसके गाइडलाइंस बनाने में, इसको लागू करने में, इसमें अपने राज्य के किसानों के हक में कोई भी एक्शन लेने में उनको जो है दरकिनार कर दिया गया और राज्य सरकारों को सबसे बाहर रखा गया है। दूसरी जो इसमें सबसे बड़ी जो मुझे लगता है दिक्कत है वो यह है कि जब आप कह रहे हैं कि इस कानून के अंदर किसान अपनी फसल को एपीएमसी मंडियों के बाहर बेच सकता है, और अगर वो फसल बाहर बेची जाएगी तो जो खरीदार है उसको जो एपीएमसी मंडियों में, जो रेगुलेटेड मंडियां हैं, उनमें जो सेस टैक्स वगैरह लगते हैं वो कोई भी सेस और टैक्स जो है अब उनको नहीं देना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो आप सीधा सीधा जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म कर दे रहे हैं। और इसका सीधा असर ये होगा कि जो सरकारी खरीद है उसको छोड़ करके जो भी फसल, चाहे वो अनाज हो, दलहन हो, तिलहन हो, या सब्जी हो, या फल हो, उनकी खरीद
चाहे पहले वाला खरीदार भी करने वाला है, जो व्यापारी पहले मंडियों में खरीदते थे, वो व्यापारियों के भी को फायदा होगा अगर वो मंडी के गेट के बाहर उसको खरीदते हैं, क्योंकि अगर वो बाहर खरीदेंगे तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसका सीधा सीधा असर ये होगा कि सरकारी खरीद को छोड़ करके पूरा का पूरा जो फसल है वो सीधा का सीधा उसका खरीद बेच जो है वो मंडियों के बाहर होगी, क्योंकि उसको मंडियों के बाहर करने में खरीदार को फायदा होगा, क्योंकि उसमें उसको सेस टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ेगा। इसका सीधा सीधा असर एक तो ये होगा कि जो रेगुलेटेड मंडियां हैं उनकी जो कमाई होती थी इस इन सेस और लेवीज और टैक्सेस से, जिससे कि वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी में जो इन्वेस्टमेंट करते थे, जो मंडियों के यार्ड्स बनाने में, प्रोक्योरमेंट सेंटर्स बनाने में, वहां पर उनकी किसानों की सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं करने में उस पैसे का खर्चा करते थे, वो सारी की सारा जो है अब उनके हाथ से चला जाएगा। तो अब एपीएमसी मंडियों के पास पैसा ही नहीं होगा कि वो अपनी मंडियों की बेहतरी के लिए, अपनी मंडियों में मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए उस पैसे का कोई भी खर्च कर सके। इसके साथ में जो राज्य सरकारों को इससे थोड़ी बहुत आमदनी होती थी, वो भी अब राज्य सरकारों के पास नहीं रहेगी। तो राज्य सरकारें हो चाहे मार्केट कमेटियां हो, वो अपनी मंडियों की बेहतरी के लिए अब कोई भी खर्चा करने की उनकी जो है हैसियत नहीं रह जाएगी। इसके दो बातें हमें समझने की जरूरत है। पहली बात तो अभी जैसा कॉमरेड हननमोला बता रहे थे, कोविड के समय पर एक बड़ी जो मुद्दा हमारे सामने आया कि मंडियों में बहुत भीड़ होती है, मंडियों में जिस प्रकार की व्यवस्था है उसमें किसान जब बेचने जाता है तो वहां पर उसको कोविड संक्रमण का, कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा रहता है। वहां पर जो काम करने वाले मजदूर हैं, व्यापारी हैं, कमीशन एजेंट है, सबको कोरोना वायरस के इन्फेक्शन होने का खतरा है। तो अगर उस तरह की स्थिति से आपको अपनी मंडियों की फैसिलिटीज को बेहतर करना है, उनके वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है, तो उसके लिए जो निवेश की संभावनाएं हैं, अब वो निवेश की संभावनाएं आपने खत्म कर दी है, क्योंकि सारा का सारा व्यापार जो है एपीएमसी मंडियों के बाहर चला जाएगा। दूसरी बात, जब एपीएमसी मंडियों से जो निजी व्यापार है वो बाहर चला जाएगा, तो सिर्फ सरकारी व्यापार के लिए अगर वो मंडियां रह जाएंगी तो उनका और भी ज्यादा डिजेनरेशन, डिटेरियोरेशन क्लियरली हो जाएगा। ये मुझे जो है बड़ा सीधा सा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब जो है सड़कों का निजीकरण देश में हुआ, प्राइवेट जो है बिल्डर्स को सड़कें दी गई कि आप जो है सड़क बनाइए और उस पर टोल टैक्स कलेक्ट कीजिए, तब ये बात कही गई कि ये तो हम एक जो है ऑल्टरनेटिव सड़कें बना रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग रोड्स हैं वो तो वैसी रहेंगी। तो जो लोग जो है टोल नहीं देने की स्थिति में, जो पैसा दे करके सड़क खर्चा करके, फीस दे करके सड़क यूज नहीं कर सकते, वो पुरानी सड़क पर तो जा सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं जहां पर भी टोल की सड़कें बनी है, वहां पर जो पुरानी सड़क थी वो एकदम खस्ता हाल हो गई है, क्योंकि अगर लोग वो अच्छी पुरानी सड़क अच्छी रह जाएगी तो नई सड़क को कौन यूज करेगा। तो इसके लिए सरकार क्या करती है, उसकी तरफ उपेक्षा करती है, जिससे कि वो पुरानी सड़क खस्ता हाल हो जाती है और सब लोग जो है फिर वो नई टोल वाली सड़क को यूज करने में जो है मजबूर हो जाते हैं। आप टेलीकॉम सेक्टर को देखिए, जब टेलीकॉम सेक्टर की प्राइवेटाइजेशन की बात हुई थी तब आया था कि एमटीएनएल और बीएसएनएल तो है, वो सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं और टेलीकॉम सेक्टर में जो भी होगा वो एमटीएनएल और बीएसएनएल डिसाइड करेंगे। आज आप जानते हैं एमटीएनएल और बीएसएनएल की क्या क्या स्थिति है, और आज जो है जियो जो है किस तरह से इस पर राज कर रहा है सेक्टर पर। तो यही स्थिति जो है अब एपीएमसी में लाने की जो है योजना चल रही है कि आप जो है सारा का सारा प्राइवेट जो निजी व्यापार है उसको मंडियों से बाहर ले जाइए, उसके बाद सिर्फ सरकारी खरीद रह जाएगी और वो सरकारी खरीद के चलते वो पूरी मंडियों की जो व्यवस्था है वो बर्बाद हो जाएगी। अब सरकारी खरीद की क्या जरूरत है, इसके ऊपर मैं 5 मिनट जो है बात करना चाहूंगा कि सरकारी खरीद की क्या जरूरत है। सरकारी खरीद जो हरित क्रांति के समय में जो व्यवस्था शुरू हुई वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जो है निर्धारित है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस 23 फसलों के लिए सरकार जो है अनाउंस करती है, लेकिन आप सब जानते हैं जहां 23 फसलों के लिए एमएसपी गेहूं की होती है,
सिर्फ धान और गेहूं की होती है। उसके अलावा थोड़ी बहुत कहीं दाल की, चने की बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर जो खरीद जो है वो चने और सरसों जैसी फसलों की होती है। इसके अलावा ज्यादातर फसलों की कोई भी खरीद सरकार नहीं करती है। इसमें दो बातें हैं, सरकार दो चीजों से जो है हिचकिचाती रही है और जो किसान आंदोलन की लगातार मांगे रही है। पहली तो ये कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो फसल की लागत का 1.5 गुना कम से कम होना चाहिए। ये जो राय स्वामीनाथन कमीशन के समय पर बनी थी कि कम से कम 1.5 गुना जो है उसका एमएसपी होना चाहिए, तभी किसान की आय इतनी होगी कि वो अपना जीवन यापन ठीक तरह से कर सके। तो सरकार जो है ये नहीं करना चाहती, ये करने से कतराती रही है। और दूसरा कि हर किसान को एमएसपी निश्चित तौर पर मिले, क्योंकि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। उसका उद्देश्य जब वो 1960 के दशक में, 70 के दशक में मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाया गया तो उसका उद्देश्य ये था कि ये मिनिमम प्राइस है। किसी किसान को अगर उससे ज्यादा दाम नहीं मिल रहा है, उतना दाम नहीं मिल रहा है, उससे कम दाम मिल रहा है, तो वो सरकार के पास जा सकता है और सरकार उसको सपोर्ट करेगी, सरकार उसकी खरीद करेगी। पर लेकिन सरकार जो है असल में वो खरीद नहीं करती है। और आज की तारीख में लगभग गेहूं और चावल का 1/3 फसल की खरीद होती है और उसके अलावा बाकी फसलों की लगभग ना के बराबर खरीद होती है। ज्यादातर फसलों की कोई खरीद नहीं होती है। ये जो खरीद गेहूं और चावल की होती है वो ज्यादातर खरीद, लगभग 90% खरीद 4-5 राज्यों में ही होती है। हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाके, इस तरह से कुल मिलाकर के 4-5 राज्यों में ही जो है सारी खरीद होती है। और ये सब राज्य ऐसे हैं जहां पर खरीद करने के लिए राज्य स्तरीय एजेंसियां हैं। पंजाब में मार्कफेड है, इस तरह से हर अलग अलग राज्यों में राज्य स्तरीय एजेंसियां हैं और एक वैधानिक सिस्टम बना हुआ है जिसके अंतर्गत राज्य की ये जो एजेंसियां ये प्रोक्योरमेंट करती हैं और अनाज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को देती हैं। तो जिन राज्यों में ये सुविधा है कि वहां पर राज्य स्तरीय एजेंसियां हैं खरीद करने के लिए, वहां तो खरीद होती है। जिन राज्यों में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है खरीद करने की, वहां पर कोई खरीद नहीं होती है। तो इस कारण से देश का बड़ा हिस्सा है, किसानों का बड़ा तबका है जहां पर सरकारी खरीद की फैसिलिटी अभी नहीं है। अब सरकारी खरीद की फैसिलिटी नहीं होने का क्या असर है? जो बाहर जो निजी व्यापारियों को जो फसल बेचने को किसान मजबूर है उनको किस दाम पर बेचते हैं? तो मैंने अप्रैल 30 तारीख को जो हफ्ता खत्म हुआ, इस साल की 30 अप्रैल को जो हफ्ता खत्म हुआ, उस समय पर मंडियों में किस दाम पर फसलें बिक रही थी उसके आंकड़े इकट्ठा किए। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। चने की फसल जो उस समय पर रबी की फसल कटती है, उसका एमएसपी से 25% कम दाम पर चने की फसल उस समय पर बिक रही थी। सरसों की फसल एमएसपी से 15% कम दाम पर बिक रही थी। और जहां पर सरकारी खरीद गेहूं की नहीं हो रही थी वहां पर गेहूं 6% कम दाम पर बिक रही थी। करड़ी का जो तिलहन है वो एमएसपी से 30% कम दाम पर बिक रही थी। और इसी तरह से जो मसूर की फसल है वो भी, सारी की सारी फसलें देश के पूर्वी इलाके में इस समय पर बोड़ो धान उगाया जाता है, तो धान की फसल 17% एमएसपी से कम दाम पर इस समय पर बिक रही थी। तो आप देखेंगे कि जो निजी क्षेत्र में फसलें खरीदने वाले व्यापारी हैं वो अभी भी किसानों को एमएसपी नहीं देते हैं। तो सबसे जो जरूरी इस समय पर किसानों की जरूरत है वो यह है कि जो एमएसपी है वो लागत का 1.5 गुना निश्चित किया जाए और यह निश्चित किया जाए कि हर किसान कम से कम एमएसपी पर अपनी फसल को बेच पाए। क्योंकि ये जो उदारीकरण की नीतियां हैं इसमें दो तरफ से किसानों के ऊपर मार पड़ी है। एक तो उदारीकरण के कारण से जो किसान की लागत है उसमें जबरदस्त इजाफा हुआ है, चाहे वो फर्टिलाइजर के दाम हो, चाहे बीज के दाम हो, दवाइयों के दाम हो, डीजल के दाम हो, और अब तो जीएसटी भी लगने लगा, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस को प्राइवेटाइज कर दिया है। तो इस सब के चलते जो है
किसान की फसल की लागत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और ऊपर से जैसा मैंने आपको बताया फसलों के दाम, एमएसपी का दाम भी किसानों को नहीं मिल रहा है, एमएसपी से नीचे दाम मिल रहा है। तो सरकार को जो करने की जरूरत थी वो यह थी कि वो किसानों को एमएसपी देना सुनिश्चित करे और एमएसपी को लागत से 1.5 गुना करे। ये दो चीजें किसानों की सबसे मुख्य मांगे रही हैं। इसको करने के बजाय सरकार जो है उल्टी तरफ कदम उठा रही है कि जो मंडियां, जहां पर व्यापारियों के बीच में कंपटीशन करने के लिए वो मंडियां स्थापित की गई थी कि एक आप यार्ड में अपनी फसल लाएंगे, वहां पर 10, 15, 20 व्यापारी हैं और वो बोली लगाएंगे, और जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है उसको अनाज आप अपनी फसल बिक्री करेंगे। और अगर वो एमएसपी जितना बोली नहीं लगता है तो जहां पर कम से कम सरकारी खरीद की व्यवस्था है, जहां पर एपीएमसी मंडियां सुचारू रूप से चलती हैं, तो वहां आप कम से कम सरकारी खरीद के लिए आप अपनी फसल को वहां बेच पाएंगे। तो ये सुनिश्चित करने के बजाय अब सरकार क्या कह रही है कि आप जो है बाहर जाकर के अपना बेच सकते हैं। अगर आप अंबानी का एक यार्ड है या अडानी विल्मार का एक खरीदी का यार्ड है, वहां पर जाएंगे तो वहां पर कहाँ कंपटीशन होगा, वहां तो एक ही खरीदार है। तो आप जो है जो कंपटीशन के लिए जो स्थिति बनाने के लिए जो पूरी व्यवस्था की गई थी उसको दरकिनार करके मोनोपोली क्रिएट करने के लिए, चाहे आपका उद्देश्य, बिल का उद्देश्य कहता है कि कॉम्पिटिटिव प्राइस देने के लिए आप कर रहे हैं, असल जो मंशा है वो इसकी एकदम उलट है। और आप जो है मोनोपोली क्रिएट करने के लिए कि एपीएमसी मंडियों के बाहर मोनोपोली बायर हो, जहां पर मंडियों की व्यवस्था जैसा मैंने बताया 450 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में एक मंडी है। तो अगर आपके नजदीक में मंडी नहीं है और वहां पर अडानी विल्मार खरीदने के लिए बैठा हुआ है तो आपके पास कोई चॉइस नहीं रह जाएगा कि आप जो है मंडियों में जाकर के अपना अनाज बेच सके। और मंडियों में जो निवेश करने की जो पूरी संभावनाएं थी वो इस जो है एक्ट के आने के साथ में पूरी तरह से खत्म हो गई है। तो दूसरी बात जो तीसरी बात, पहली बात मैंने बताई राज्यों का अधिकारों का हनन, दूसरी बात एपीएमसी को दरकिनार करना और जिसके कारण से उसमें निवेश की संभावनाओं को खत्म कर देना, जिससे धीरे धीरे मंडियां जो है वो पूरी तरह से डिजेनरेट हो जाएंगी और वो जो है उनमें खरीद करने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। उसके साथ में प्रोक्योरमेंट और एमएसपी की जो जितनी भी पॉसिबिलिटी है वो भी आप जो है खत्म कर देंगे। इसके साथ में तीसरी बात जो मैंने बताई कि कंपटीशन की जो अभी जितनी संभावना थी उससे आप मोनोपोली की तरफ एग्रीकल्चरल ट्रेड को ले जा रहे हैं। तो आखिरी बात जो मुझे इस बिल में दिखती है वो उसको बता करके मैं खत्म करूंगा, वो यह है कि जो इसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट का जो पूरा सिस्टम है वो इस प्रकार का है कि वो उसमें किसान को कोई जो है उसमें सुनवाई नहीं मिलेगी। इसमें जो है बात है कि 3 मेंबर्स की एक कमिटी बनाई जाएगी। कोई भी डिस्प्यूट अगर होती है तो उसमें एसडीएम जो है वो जो है कमिटी बनाएंगे, उसमें कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, किसान का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो तीन जो रिप्रेजेंटेटिव है उसमें एक तो एसडीएम है और एक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसमें किसान की सुनवाई की कोई ऑप्शन रह नहीं जाती है। और उसके बाद जो है किसान के पास सिविल कोर्ट में जाने की भी कोई संभावना नहीं है। इस कमेटी के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वो किसान के ऊपर बाध्य होगा और उसके बाद सिर्फ ये ऑप्शन रह जाती है कि आप जो है राजधानी में जाकर के हाई कोर्ट में जाकर के अगर केस लड़े। तो ये तो सीधा सीधा क्लियर है कि किसी छोटे किसान में इतना बूता नहीं है कि वो जाकर के हाई कोर्ट में केस लड़े अडानी विल्मार के खिलाफ। तो ये स्थिति ऐसी होने वाली है कि उसमें अगर आपको कम पैसा दिया जाता है, आपको पेमेंट नहीं होती है, या आपसे नाजायज जो है खर्चा लिया जाता है हैंडलिंग चार्जेस के नाम पर या विभिन्न प्रकार के चार्जेस के नाम पर आपसे नाजायज खर्चा लिया जाता है, तो उसमें राज्य सरकारें आपके हित में कोई एक्शन नहीं ले सकती हैं। आप सिविल कोर्ट में जाने की आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं है और आप जो है बेसिकली एक ऐसी कमेटी पर निर्भर रहेंगे जो कमेटी में आपकी 3 में से
आपका अगर किस्मत अच्छा है तो एक रिप्रेजेंटेटिव है जो आपके हित में शायद बोलेगा, नहीं तो वो कमेटी जो है वो पूरी तरह से आपके हित में बोलने वाली कमेटी नहीं है। और उसके बाद आपके पास कोई भी ऑप्शन इस तरह का नहीं रह जाता है कि आप अपने डिस्प्यूट को अपने अपने हित में आप अपनी बात को जो है सेटलमेंट के लिए कुछ कर सकें। तो इस तरह से ये जो पूरा एक्ट बनाया गया है उसका पूरा फ्रेमवर्क जो है वो किसानों के हित के लिए है। उसमें किसानों का एकदम से, और मुझे लगता है कि इसका असर जो है हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा। जल्दी ही आप देखेंगे कि सारा का सारा व्यापार जो है वो एपीएमसी मंडियों के बाहर जा रहा है और एपीएमसी मंडियां जो है एकदम जो है सुनसान हो जाएंगी और वहां पर कोई खरीद करने का ऑप्शन रहेगा नहीं। तो ये जो स्थिति पैदा करने के लिए जो जो बिल लाया गया है, ये इसकी मंशा इस बिल में काफी साफ है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा और कमेंट वापस। Now I request Comrade Biju Krishnan to speak on Essential Commodity Acts and its different aspects. Comrades, let us be very clear that these bills are Modi's way of paying back to the corporate cronies. There is no intention to help the farmers. That we must be very clear at the very beginning. It is only a cut and paste of the diktats of the IMF, World Bank, and WTO, which is being made and given a legal sanction here in our country. Repeatedly in the WTO, there have been calls for cutting back subsidies for farm subsidies, subsidies for food security program, and also withdrawing from the public stockholding mechanism which is there. So for privatization, it is exactly that which the Shantakumar Commission had also recommended, and even it had recommended that any state giving a bonus over and above the MSP, from that state the center should not procure. So it is in that direction that the government is going. We must be very clear about this. Secondly, on the issue of these three bills, they need to be read together. It is an attack on the farming community. It is an attack on the consumers. All the toiling masses are going to be affected by this, especially because of the changes being brought under the Essential Commodities Act. The Essential Commodities Act was initially brought to ensure that there would be no hoarding or back marketing. Now, the amendments that are being made is, in the preamble, it says it is to enhance the incomes of the farmers. It also, the government has been saying it will ensure that there is more investment into agriculture, infrastructure, into cold storages, and into processing and so on. Along with that, you must note one thing, that the so-called Atmanirbhar project of Narendra Modi and the BJP government sets aside 1 lakh crore in the name of agricultural infrastructure. It is all going to benefit the corporate companies, big agri-businesses which are intending to come into this sector. Not a single pie is going to come to the farmers' pockets. What is happening in this Essential Commodities Act? Any cereal or oil seeds or pulses, and even onion and potato and such essential commodities, no stock limit would be there. It is opening the gates for limitless stockage or hoarding of these essential commodities with no restrictions from the side of the governments. And in a federal system, the state governments have not been consulted on this. The rights of the state governments are being snatched by the central government. We have all seen how the bills are being passed in the parliament. In all these cereals, it makes 2 points, that in horticultural products, if there is a 100% rise in prices, only one would impose some stock limit. On non-perishable food crops and other agricultural produce, only if there is a 50% hike in prices would there be a stock limit. But then when 50% from when, that is not very clear. It says 12
12-month period and so on. So let us take an example of Arhar dal. If there is now it is 120 rupees a kg today. I just checked in the market, in the retail market. So only if it increases to 180 rupees or more, then the government may consider some kind of restrictions on the stock. Otherwise, there is no intervention from the side of the government. So this act, the change which is being brought, is actually promoting hoarding and black marketing. In Hindi हम कहते हैं कि ये जो कानून है, आवश्यक वस्तु कानून में जो बदलाव ले आए हैं, ये जमाखोरी और कालाबाजारी को बढ़ावा देने के लिए एक कानून ले आया है. With this, naturally, there would be artificial scarcities which would be created. There would be rise in prices, which all consumers, all the toiling masses, farmers included, are going to face in coming days. And this is all being done, saying that it will lead to enhancement of the incomes of the farmers, and it will lead to new infrastructure and processing and so on. The government claims in extraordinary circumstances, there would be, the government can intervene in this, like a war. We are going through an extraordinary circumstance even now. It is in such an extraordinary circumstance, they are coming with a law which says hoarding can, now there could be limitless hoarding by big monopolies. That is what they are doing. But even under these extraordinary situation, the government says the ceiling of agro-processing companies or the export limits, which whatever they have already decided on export, there is no restriction on that. That is the decision they are saying. So in effect, what has happened with this amendment, this bill, is totally doing away with the Essential Commodities Act. So naturally, that is going to lead to a situation where hoarding will be promoted, black marketing will be promoted. Very clearly, this government is promoting hoarding and black marketing. That is also going to lead to a rise in prices for the consumers. That is why there is the need for uniting broadening the struggle, not just farmers, bringing in the toiling masses, the working class. They have already extended support to us. The middle class, all of them have to be brought into this struggle. I would like to also give one or two other examples and stop, because Comrade Ashok also has to speak. The talk about farmers getting better prices. You all know in 2017 in Neemach, in Mandsaur in Madhya Pradesh, 6 farmers were shot dead by the BJP government there. What was the issue? We examined, we went there, we examined. The farmers were producing garlic. The farmers in the Neemach wholesale market were getting only 1 rupee. But the Reliance Fresh on the same day was selling in, at 147 rupees a kg. That is the situation. With the changes in the Essential Commodities Act, another danger that we are going to face is a situation wherein big companies, especially Adanis and Ambanis, they are already getting oil seeds and pulses from other countries. The storage, there is no restrictions on storage. Adanis have also invested into agro processing in Bangladesh, neighboring Bangladesh. All this is also going to come at the expense of the farmers. So that is what we are going to face. I would just slightly digress from the Essential Commodities Act, and I would say try to bring about one more issue related to what Vikas already spoke regarding the MSP and procurement. It has to be noted, firstly, the MSP that is fixed itself is not what the farmers have been asking. It's not on the basis of the actual costs. It is not according to the Swaminathan Commission recommendation of C2 plus 50%. And there is no legal guarantee in any of these bills for that, though the attractively named one of the bills says price guarantee, but nowhere there is a it says that
this C2 plus 50 will be a legal guarantee for farmers. I take the example of paddy. Paddy, the MSP is around 1880 per quintal, centrally declared MSP. The Bihar has gone out of the APMC market system long ago. What is the situation there? The farmers in Bihar are not even getting 1,200 rupees per quintal. From this low MSP, already they are losing more than 600 rupees because there is no assured procurement or neither the regulated markets which will ensure that the farmers get the basic MSP which is announced. बिहार के किसानों से मैं कहना चाहूंगा कि ये जो एपीएमसी मंडी को खत्म किया गया है, आज बिहार में जो धान उत्पादक किसान है उनको जो केंद्र द्वारा निर्णय किया न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो क्या मिल रहा है? लगभग 600 रुपया प्रति क्विंटल कम मिल रहा है। केरल में जो वाम जनवादी मोर्चे का सरकार है, प्रति क्विंटल धान 2750 रुपया में खरीद करती है। That is the intervention of the state government in Kerala. You don't have such a intervention by governments in other states. So that is also something you have to look into. These three acts are all interlinked. It is very clearly taking forward the agenda of aggressive neoliberal policies are being carried forward as per the diktats of the WTO, and it is only to satisfy the corporate cronies, especially Adanis and Ambanis. Thank you. Thank you, Comrade Biju. Now I'll request Comrade Ashok to speak on the third act regarding the contract farming. Ashok, you put on your mic and video both. Yes, that is on. Can you all hear? Yes. Yes. Thank you very much, Ananda. I think this is a very important discussion that we are having here on the party Facebook on these three bills that have just been passed yesterday. And my first reaction, which I would like to say very clearly, is yesterday in the Rajya Sabha, what happened was a clear murder of parliamentary democracy by the BJP. राज्य सभा में कल जो हुआ, ये जनतंत्र की हत्या कल की गई। जिस प्रकार से विपक्ष के हमारे सांसद ये बिलों को पूरी तरह से विरोध कर रहे थे, उनके विरोध को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया, कुचल दिया गया और ये बिल वॉइस वोट से कल राज्यसभा में पास हो गए। Actually, every member of parliament has the right to demand a division. Division means a voting on every bill. This was demanded by Comrade K.K. Ragesh and other opposition MPs. This was not listened to. And why did this happen? Because in the Lok Sabha, they were of course having a clear majority, the BJP and their allies. But Rajya Sabha में अलग situation था और राज्य सभा में ये बात तो उसके पहले अभी 3-4 दिन पहले हुई कि शिरोमणि अकाली दल के जो मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया ये तीनों बिल के खिलाफ। हरसिमरनजीत कौर बादल जो एनडीए का पार्ट है, she gave her resignation on this exact same issue. राज्यसभा में इनके और दो दोस्त हैं, तेलंगाना राष्ट्र समिति and AIDMK. They also expressed opposition to these bills. The Shiv Sena had anyway left them last year itself because they tried to shortchange the Shiv Sena. So the NDA slowly, it is starting disintegrating, and that's exactly why they tried to push through these bills in a totally undemocratic manner in the Rajya Sabha yesterday. But the members of the CPIM, Comrade K.K. Ragesh, Comrade Elamaram Karim and others, and also other MPs of some opposition parties, they put up stiff resistance
For example, Comrade Ragesh, he said, first of all, that this should be sent to a select committee. There should be no hurry about passing this. Then he said that it should be there should be a resolution by which this thing should not be passed, select committee, etc. Then he moved 11 amendments to both the bills. None of this was considered. And therefore, in all this, the kind of thing that happened, I think that is a murder of democracy which must be condemned all over the country. Coming to this bill, which is called, it's a very huge name, the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill 2020. All these bills are having very big names, and they give the impression that they are now, supporting farmers in every way. But let me just say that I think there are actually very good shortcuts available for all these three bills, regardless of what is the original name of the bill. For example, this bill, which we just talked about, Essential Commodities Act Amendment Bill, that should be renamed as the Hoarding and Black Marketing Encouragement Bill. The bill about which Vikas talked about just now, that should be renamed as the APMC Destruction Bill and Encouragement to Corporate Trading in Agriculture Bill. Similarly, about the bill that I'm talking about, and that huge long name which I gave, which I'm sure that Mr. Narendra Modi also will never remember, nor will the Agriculture Minister, that should be clearly mentioned as the Contract Farming Bill. यही बात है, उसमें और कुछ नहीं है. And not only contract farming, it should also be mentioned as कि जिसको हम हिंदी में बोलेंगे कि किसानों को गुलाम बनाने का बिल. ये है ये तीनों बिल एक्चुअली सही माने तो. अब व्हाट इज देयर इन दिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात भारत में नई नहीं है, कुछ सालों से ये शुरू हो रहा है. अलग अलग राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है. क्या है उसका मतलब? कॉर्पोरेट कंपनी आएगी, मल्टीनेशनल कंपनी पेप्सी कोला जैसे आएगी और किसान को बोलेगी कि हम आपको ये बोलते हैं, इसके मुताबिक आप वो फसल उगाओ, हम कुछ मदद आपको करेंगे, लेकिन फसल होने के बाद हम आपसे वो खरीद करेंगे, लेकिन उसकी क्वालिटी ठीक होना चाहिए. द स्टैंडर्ड्स मस्ट बी मेट एंड देन दे विल डिसाइड द प्राइस इन एडवांस and then they will buy from the farmer. This is what is the contract farming basically, which is there in many parts of the country even now, although not to a very big extent. Why was this bill brought? First of all, main question we should understand. Actually, the BJP central government ये कोशिश कर रही थी पिछले 6 साल से कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये पूरे देश भर में एक बहुत बड़े पैमाने पर उसको लाया जाए. और इसके लिए उन्होंने क्या किया? जैसे अभी विकास ने एपीएमसी मॉडल एक्ट का जिक्र किया, इन्होंने एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, दे ब्रॉट इन अ मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट which they said that all state governments must do exactly like the APMC model act. But seeing the dangers in this, many of the state governments did not respond. राज्य सरकारों ने उसको कबूल नहीं किया और उसके बाद में फिर उन्होंने और एक वही किया जो एपीएमसी के बारे में किया कि फाइनेंस कमीशन का जो ये है, तो उन्होंने कहा कि फाइनेंस कमीशन का पैसा आपको तब मिलेगा जब आप मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट आपके राज्य में करेंगे. फिर भी कुछ ज्यादा नहीं हुआ उसके अंदर. So now taking advantage of the corona lockdown and where immediate resistance is not possible, they brought all these bills together, and now this contract farming bill, this now they have passed it in the Rajya Sabha in a totally undemocratic manner yesterday. तो ये बात हमको ध्यान में रखना चाहिए कि उन्होंने पूरा प्रयास किया लेकिन कामयाब नहीं हुए, तो अभी कहे कि अगर पार्लियामेंट में बिल होगा तो देन इट विल अप्लाई ऑल ओवर द कंट्री एट वन गो. ये था बीजेपी सरकार का पूरा इसके अंदर.
फेडरलिज्म के सवाल में मैं लास्ट में आऊंगा, लेकिन इस बिल से what is the main objections that we have from the farmers point of view? Number one, in this contract farming bill there is no mention whatsoever that the sponsor, उसमें sponsor लिखा है, sponsor means the corporate company or the multinational or the big trader etc., who will buy from the farmer. There is no mention in that entire bill, which is nearly 12 pages, that this will be taken, the crop will be taken according to the MSP. MSP का जिक्र भी इस पूरे बिल में नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, इससे खरीद होगा, ये इस बिल में कहीं भी लिखा नहीं है। ये एक सबसे पहला बड़ा ऑब्जेक्शन उसके अंदर है, जो एपीएमसी बिल के अंदर भी वही लगे। एमएसपी का कोई भी जिक्र वो एपीएमसी के बिल के अंदर भी नहीं है, यहां इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बिल में भी नहीं है। दैट मीन्स दैट द गवर्नमेंट बेसिकली डज नॉट वांट द एमएसपी टू फिगर इन एनी ऑफ दीज बिल्स एट ऑल। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट होगा, एग्रीमेंट होगा। नाउ इन दैट एग्रीमेंट, सपोज इट इज मेड से 5 months earlier when the crop is actually being sown, और उसके बाद when the crop is actually harvested, suppose the prices go up at that time, but the agreement has been made for a lower price with the farmer and the sponsor, that means the corporate company or whoever. So when actually the harvesting starts, if the prices go up, अगर उस वक्त फसल की कीमत ज्यादा बन जाती है, तो इस बिल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि वो ज्यादा दाम में अभी उन्होंने खरीद करना चाहिए। ये बिल्कुल बिल में नहीं लिखा। यानी पहले अगर दाम कम होगा, तीसरी बात उसके अंदर है कि अगर विवाद हुआ, डिस्प्यूट हुआ, तो क्या होगा। डिस्प्यूट तो होते हैं, कई बार हुए भी है, और आपको इतिहास में बताऊं, गुजरात में ऐसे डिस्प्यूट जब हुए कॉर्पोरेट कंपनी और किसान के बीच, तो ऐसी उदाहरण आई है कि कॉर्पोरेट कंपनी ने किसान के ऊपर 2 करोड़ रुपए तुमने देना चाहिए, इस मुताबिक ऐसा भी किया है। ये गुजरात का उदाहरण है। पंजाब के उदाहरण है, पेप्सी कंपनी ने आलू का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दिया वहां के किसानों को, पूरा उन्होंने सब किया, आलू पैदा हुआ, और आखिर के अंदर ये कॉर्पोरेट कंपनी बोलती है उनको, पेप्सी को बोलती है कि अभी ये आपके स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं है, हम अभी वो खरीद करने वाले नहीं है। यानी किसान वहां मर गया और कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने लिखा था एग्रीमेंट में कि इसके मुताबिक स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो सब। सो दिस इज द थिंग दैट विल हैपन। ऐसे विवाद अगर पैदा हुए, डिस्प्यूट पैदा हुए, तो इसके अंदर मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म इज दिस, देयर विल बी वन अ कंसिलिएशन बोर्ड। Who will be there? Nobody knows. It's only written it should be fair and balanced, but beyond that nothing is written. And then who is going to do that thing? Beyond that conciliation board, suppose there is no conclusion drawn, then all the powers are given to the sub-divisional officer, means the magistrate. That is the bureaucracy. He will decide. यानी जो इसको सब डिविजनल ऑफिसर है उसकी तरफ मामला जाएगा और वो तय करेगा कि भाई किसका सही है किसका गलत है। और प्रैक्टिकली आप देखिए ना, प्रैक्टिकली देखिए, अगर रिलायंस मुकेश अंबानी की कंपनी एक तरफ और एक गरीब किसान दूसरी तरफ, एसडीओ किसकी तरफ और किसके पक्ष में राय देगा। आज तक का अनुभव तो वही है ना, मनी विल चेंज हैंड्स एंड नेचुरली द डिसीजन in 99% of the cases will go against the farmer and in favor of the corporate company. ये अभी तक होता आ रहा है अभी तक, and this will happen in a much more organized way with this contract farming bill that has come. आखिर में appellate authority किसको दिया है? कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कलेक्टर तक वो जाएगा। और वो भी हम जानते हैं कि एवरीबडी वी नो ऑल द होल सिचुएशन हियर। सुप्रीम कोर्ट का जो आज हालत हुआ,
ये आज हम देखते हैं, तो भाई कलेक्टर साहब का क्या होगा? अगर अंबानी और अदानी के बीच में और गरीब किसान के बीच में अगर चूज करना पड़े, तो कलेक्टर साहब और एसडीओ साहब किसकी बाजू लेंगे? ये तो हमारे सबके सामने बहुत क्लियर है, ये बात हम जानते हैं। तो दैट्स व्हाई देयर इज नो ट्रूथ इन ऑल दिस। पूरा ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल, it is weighed against the farmers, against the poor and middle farmer, and in favor of the corporate lobby, clearly in favor of the corporate lobby। और ये कानून लाने का मकसद ही ये है कि पूरे देश भर में एक नई किस्म की जमींदारी ये बनाना चाहते हैं, और उसके मुताबिक आज किसानों को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं, बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं। ये है इस पूरे बिल का मकसद। Now the other point which is there, which comes to federalism, that's a major point in all these bills। ये पूरा actually, if you go to see, agriculture according to the 7th schedule of the Constitution of India is a state subject। राज्य के अधिकारों के अंदर कृषि आता है, लेकिन अभी केंद्र सरकार कृषि के मामले में सभी कानून करने लगी, और राज्य सरकारों को किसी को पूछा नहीं, किसान संगठनों को किसी को पूछा नहीं, कुछ भी नहीं। और अभी ऐसा दिखता है, आई एम जस्ट कोटिंग 3 clauses फ्रॉम द बिल इटसेल्फ। ये बिल के अंदर 3 बातें मैं कहना चाहता हूं कि जिससे क्लियर लिखता है और कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा अधिकार अपने हाथ में लेता है, राज्य सरकारों को कोई अधिकार इसके अंदर नहीं होगा, इसके बावजूद कि खेती ये राज्य सरकार के नीचे आती है। 1, where a farming agreement has been entered into in respect of any farming produce under this act, such produce shall be exempt from the application of any state act by whatever name called, established for the purpose of regulation of sale and purchase of such farming produce। ये है एक कलम उसके अंदर। दूसरा, the provisions of this act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any state law for the time being in force, or in any instrument having effect by virtue of any such law other than this act। तीसरा, the central government may from time to time give such directions as it may consider necessary to the state governments for effective implementation of the provisions of this act, and the state governments shall comply with such directions। यानी इसका पूरा मतलब क्या हुआ कि ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो बिल है उसके अंदर राज्य सरकारों को कोई अधिकार नहीं होगा, और राज्य सरकार को जो केंद्र सरकार कहेगी वही करना पड़ेगा। राज्य सरकार के कानून इसको बिल्कुल लागू नहीं होंगे, और अगर कुछ कानून इसके खिलाफ है तो वो कानून नजरअंदाज किए जाएंगे। ये बात क्लियरली लिखी है। दिस इज अ कंप्लीट onslaught on federalism, on the rights of the states। There is no doubt about that। In fact, the state governments which are opposing this, actually they have a good case to go to the Supreme Court on a constitutional matter regarding this question, so that I'm sure that some of the state governments definitely will do। साथियों, आखिर में एक दो मुद्दे मुझे कहना है। एक बात तो ये है कि मोदी साहब ये कहते हैं कि ये बिल हम तीनों किसके लिए लाए। वो बोले कि इसके अंदर किसानों को आजादी मिलेगी, किसानों को आजादी मिलेगी। किसानों को आजादी मिलेगी, और उसके अंदर हम ये देखते हैं कि ये आजादी बोलते हैं मोदी। अब आजादी किसकी मिलेगी? आजादी मिलेगी डूब मरने की आजादी, क्योंकि इनकी जो नव उदारवादी नीति है, इनके चलते बिल्कुल कोई आजादी मरने की आजादी से मिलेगी, और दूसरी कोई आजादी किसान को मिलने वाली नहीं है। मोदी साहब कुछ साल पहले बोले थे 2022 में वी विल डबल फार्मर्स इनकम। नो क्वेश्चन ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम, द फार्मर्स सुसाइड्स हैव इन फैक्ट डबल्ड।
किसानों की आत्महत्या दुगुना हुई है, उनका इनकम, उनका उत्पन्न दुगुना नहीं हुआ, ये हम देखते हैं। तीसरी बात वो क्या कहते हैं कि हम ये सब कानून इसके लिए लाना चाहते हैं कि मिडिलमैन को हटा दिया जाए। ये जो अड़ते हैं मिडिलमैन, दलाल, इनको हम हटाना देना चाहते हैं, इस प्रकार से मोदी साहब पर कल बोले। अरे लेकिन भाई साहब, सबसे बड़ा मिडिलमैन, सबसे बड़ा दलाल ये तो आज मोदी सरकार ही है। और किसका दलाल है, किसका मिडिलमैन है? ये अंबानी, अदानी और इन लोगों का ये सबसे बड़ा मिडिलमैन ये आज केंद्र सरकार खुद बना है, बीजेपी आरएसएस का। ये इल्जाम हम लगा रहे हैं और इसीलिए इनकी दलाली करने के लिए ये 3 बिलों को उन्होंने लाया है। ये तीनों बिल ये बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनी को पूरी तरीके से मदद करने वाले और किसानों को बर्बाद करने वाले ये बिल वो लाते हैं। और इसलिए ये मिडिलमैन की बात ये करना उन्होंने बंद करना चाहिए, क्योंकि ये खुद ही सबसे बड़े हमारे देश के मिडिलमैन है, जो देश को बेचना चाहते हैं, किसानों को बेचना चाहते हैं, मजदूरों को बेचना चाहते हैं, और ये हम देखते हैं हमारे सार्वजनिक उद्योगों को भी बेचना चाहते हैं। आखिर में एक ही बात मैं कहूंगा, जो कॉमरेड बिजू ने सही कही कि ये सब पूरा जो नव उदारवादी नीतियां है पिछले 30 साल से चलती आ रही, ये 30 साल से चलती हुई ये नव उदारवादी नीतियों का ये परिणाम है, जो लगातार किसानों के ऊपर नए नए हमले ये चालू है। और आत्महत्या अभी 4 लाख के ऊपर पिछले 25 साल में हुई हमारे देश के अंदर, और ये कभी इसके पहले हुआ नहीं था। There were never more than 4 lakh farmers committing suicide in our country at any point of time before 1991-92. So therefore, this is one thing that we should understand. At the same time, one thing we should also know, अभी आनंदा ने बिल्कुल सही कहा कि now the time for protest is over, the time for resistance has begun. मुझे आप सभी को कहने में बहुत खुशी होती है, आज मैं बंगलोर में हूं, कर्नाटक के राजधानी में, और आज यहां पर असेंबली का सेशन आज का पहला दिन है, और आज यहां पर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के नेतृत्व में 4000 किसानों का जबरदस्त मोर्चा ये आज यहां रैली निकली गई बैंगलोर में। टुडे इन बैंगलोर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द असेंबली सेशन देयर वाज अ 4000 स्ट्रॉन्ग बिग रैली ऑफ किसान्स, ऑफ फार्मर्स. Over here, 12 organizations came together. Some Dalit organizations also have come together. Working class organizations also came together. And more than 4,000, out of which more than 1,000 were led by the All India Kisan Sabha. So the resistance has begun. They have decided there is another thing, there is the land reform bill, so-called, which is absolutely nonsense. There is no land reform. There is totally नए जमींदारी करने का बिल अभी बीजेपी के कर्नाटक सरकार ने लाया है. अगेंस्ट दैट एंड अगेंस्ट द सेंट्रल बिल्स दे आर हैविंग अ 10 डे पूरा धरना यहां बंगलोर में ये सब किसान संगठनों ने किया है. और आनंदा ने जैसे बताया 25th of September is going to be a very, very important day in India's history. All over the country, the All India Kisan Sangharsh Coordination Committee, of which the All India Kisan Sabha is a very important constituent, we have all given a call for a huge resistance all over the country on the 25th of September. There will be Bandh in Punjab, Haryana, parts of Uttar Pradesh, maybe in some other states also. Definitely, there will be Rasta Roko agitations, Rail Roko, many other kind of agitations where lakhs of farmers will come on the streets. It's a very welcome thing. Our CITU, our All India Agricultural Workers Union, our All India Democratic Women's Association, SFI, DYFI, all of them have supported this 25th September big action of the peasantry of India. And this action, if it becomes, and it will become, a huge unprecedented action, इसका बहुत बड़ा असर ये पूरे देश के ऊपर गिरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है. आज जैसे बंगलोर में कोरोना होने के बावजूद 4000 किसान एक साथ में रास्ते पर आ गए, लाखों किसान पूरे देश भर में
25 सितंबर को आएंगे, मोदी सरकार का निर्भत्सना करेंगे और ये कहेंगे कि मोदी सरकार होश में आओ, नहीं तो आपको यहां से गद्दी से हटाने की ताकत ये किसान और मजदूर एकता के अंदर जरूर है. And this is the actually message that the 25th September huge nationwide agitation is going to give. I appeal to all those watching this program to help in making this 25th September agitation a huge success. It is not only for farmers, it is for the consumers, it is for the working class, it is for the entire country. It is against the corporates, it is against the multinationals to whom the BJP RSS wants to sell India, and that is exactly why the farmers have come out in a very big way to prevent the sale of this country. And that is why, with these words, I would conclude. Comrade Hananda will take the mic. Thank you very much. Red salute. Thank you, Comrade Ashok. I will extend my thanks to Comrade Vikas Rawal, Biju Krishnan, and Comrade Ashok for giving their valuable explanation of those three ordinances. And these will help our comrade to understand the inner significance of the anti-farmers character of those ordinances. I think with these understanding, we will go to the people. Our struggle is not ending on 25th. Our struggle is beginning. 25th will be a beginning. तो शुरुआत है 25 तारीख, ये खत्म नहीं है. और 25 सितंबर से ये आंदोलन को और आगे ले जाना पड़ेगा. और किसान आंदोलन हर समय सामने आता है, हर लड़ाई का. इस बार भी सारे देश में लोग पहले बार कोरोना के बाद रास्ता में आया, लाखों लोग. ये किसान ही है. ये किसान संगठन एक साथ जोड़ होके इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे. अभी तय हुआ है 25 के बाद 27 तारीख दिल्ली में सब किसान लीडरों को मीटिंग होगा. सब आएगा पंजाब हरियाणा से और वहां भी चर्चा होगा. और उसके बाद ये भी तय हुआ है कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जो सब एमपी जो ये बिल को पारित किया वो किसान का दुश्मन है. हर क्षेत्र में एआईकेसीसी का संगठन जहां जहां है, सब घटक संगठक अपना अपना इलाका में वो जो किसान विरोधी, देश विरोधी एमपी है उसको काला झंडा दिखाएंगे. जो एमपी ने लड़ा इसके खिलाफ कोई भी पार्टी का हो, इलाका में उस एमपी को जैसा माला पहनाया जाएगा, ऐसा ही जो विरोध किया, किसान को सत्यानाश किया, अदानी अंबानी को दलाली किया, उसके खिलाफ ब्लैक फ्लैग दिखाने का पूरा सिलसिला आने वाला दिन में चलेगा. उसके बाद और भी रैली होगा. जरूरत होगा तो लाखों किसान को हम आने वाला दिन में दिल्ली चलो अभियान में संगठित करेंगे. ये सारे विषय इस 25 तारीख को जो आंदोलन है, 25 तारीख का आंदोलन के बाद 28 फरवरी भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम है. वो 28 जो सितंबर है, ये शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है, जो क्रांतिकारी हमारा देश का महान नेता जो शहीद हुआ था और साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़के शहीद हुआ था. और आज मोदी ने साम्राज्यवाद की देश के अमेरिका के साथ दलाली करके, साम्राज्यवाद के साथ साठगांठ करके विदेशी पूंजी के हाथ में देश बेचने का साजिश कर रहा है. इस साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन का भी एक हिस्सा है. 28 तारीख पूरा देश का किसान भगत सिंह जी को स्मरण करते हुए साम्राज्यवाद के पास घुटने टेकने का जो मोदी का नीति है उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे. और धीरे धीरे हर राज्यों में, लोकल में, एरिया में हमारा किसान संगठन को और संगठित होना पड़ेगा. और किसान मजदूर एकता ही आने वाला दिन में ये समाज बदलेगा. इसलिए किसान मजदूर एकता के आधार पर जब हम 9 अगस्त जेल भरो किया था, लाखों मजदूर किसान इकट्ठा होके रास्ता में आया था. और आने वाला दिन में किसान मजदूर एकता को और भी मजबूत करना पड़ेगा. और उसके साथ साथ बाकी जो जन संगठन है उसके जो
फॉलोअर्स है उसको धीरे धीरे एक बड़ा आंदोलन में शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसान आंदोलन धीरे धीरे जन आंदोलन गण आंदोलन में परिणत हो और आने वाला दिन में ये जो देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी, माइनॉरिटी विरोधी, विदेशी का दलाल, देश बेचने वाला जो सरकार है, ये विश्वासघात जो सरकार है, इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए पूरा देश को संगठित करने का लड़ाई शुरू होगा। किसान आंदोलन उसके सामने आज नया रास्ता दिखाया है। हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। इसी शब्द के साथ अब सबको आने वाला आंदोलन में बहुत मजबूती से हिस्सा लेने के लिए दावत देते हुए आज के ये चर्चा खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।